हाय बैंकर्स, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम पिंकी है। करंट अफेयर्स में आप सभी को पढ़ाती हूँ। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं एसबीआई सीबीओ की, जिसका 1 महीना रह गया है। जनवरी में हमारा इसका एग्जाम हो सकता है। तो 1 महीने में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, जिससे हमारा ये एग्जाम क्रैक हो सके। हर एक सब्जेक्ट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, सारी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ कि अगले 1 महीने में आपको क्या करना है। देखिए, एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, पर एग्जाम का महीना आ चुका है। जनवरी में हमारा पेपर है, तो हम जनवरी को अभी नहीं काउंट करते हैं। हम सिर्फ ये लगा के चलते हैं कि हमारे पास मोटा मोटा सिर्फ दिसंबर है। सिर्फ वो 1 महीना है जिसमें हमें अपना पूरा सिलेबस भी पूरा करना है, हमें अपना रिविजन भी करना है और हमें अपने एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं। इस हिसाब से मैंने जो है आपका ये सेशन आज के लिए प्लान किया है। तो एक बार फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलती रहें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा पूरा सेशन है वो इन 3 पिलर्स पर, इन 3 चीज़ों पर निर्भर रहेगा। यानी ये 3 चीज़ें हैं जो हमें शुरू कर देनी है आज से ही, अभी से ही, जब से आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। सबसे पहला है सिलेबस। देखिए, ऐसा कहते हैं कि जब आप युद्ध में जाते हैं तो सबसे पहले जहां हम युद्ध कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट हमें लड़ना है, उसको जानना जरूरी होता है। सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है महत्व है। तो आज ही जहां पर जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी आपका एग्जाम पैटर्न है, या सिलेबस को एक बार आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और जहां पर भी आप पढ़ते हैं उसको अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए, ताकि आपको सिलेबस का एक आइडिया हो जाए कि कितने कितने मेरे को सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, किस पे मुझे कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट कितना ज्यादा स्कोरिंग है, वो आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरा है पीवाईक्यू, यानी पिछले साल पूछे गए सारे सवालों का आपके पास एक डेटा होना चाहिए। पिछले साल कुछ पिछले सालों के आप क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और सारे सब्जेक्ट्स का ये देखिए। उन क्वेश्चन पेपर को अभी सॉल्व मत करिए, ठीक है, सिर्फ उनको निकालिए और उनमें से ये देखिए कि कौन कौन से, किस तरीके के, यानी कितना डिफिकल्टी लेवल है सवालों का, कितना डिफिकल्ट सवाल पूछा जा रहा है, और दूसरा कौन कौन से एरिया से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है बैंकिंग से ज्यादा सवाल आ रहे हो, ठीक है, रीजनिंग में किस पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। क्योंकि 1 महीने में स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखनी होती है हमें, तभी हमारा सिलेक्शन होता है। ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तसल्ली से पढ़े। अब हमें स्मार्ट कोई स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी, तभी हम क्रैक कर सकते हैं एग्जाम। और तीसरा, और जो हम अक्सर मिस कर देते हैं, वो है हमारा रिविजन पिलर। हम क्या करते हैं, सिलेबस को पढ़ लेते हैं, जैसे तैसे करके उसको एक बार खत्म कर देते हैं, बट रिवीजन पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से सब साफ हो जाता है और अल्टीमेटली हम जो है अपने पेपर में उनको, उस चीज को याद ही नहीं कर पाते हैं। तो फायदा क्या है पढ़ने का, जब आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे। तो रिविजन की स्ट्रैटेजी भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं सबसे पहले सिलेबस से। ठीक है, ये एक एग्जाम पैटर्न है जिससे आपको एक ओवरऑल सिलेबस का आइडिया आ जाएगा। डिटेल में भी मैं सिलेबस आपके सामने अभी लेकर आऊंगी, हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास 4 पेपर हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें 30 नंबर होने वाले हैं, 30 सवाल आएंगे, 30 मिनट में आपको ये पेपर करना होगा। इसकी अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊं, इंग्लिश एक तो बहुत ही आपका ईजी आएगा। ठीक है, ओवरऑल एग्जाम का जो पैटर्न होता है, हमेशा जो आज से पहले जो सवाल पूछे गए हैं या पेपर हुआ है, वो मॉडरेट लेवल का आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। इंग्लिश भी उसमें जो है, इंग्लिश उसमें स्पेसिफिकली ईजी आती है। ठीक है, इंग्लिश अगर आपने, आई एम श्योर पहले जो भी एग्जाम दिए होंगे वहां पर इंग्लिश आपने किया होगा, या फिर अभी भी आप नॉर्मल पीवाईक्यू से कुछ इंग्लिश की कुछ चीजें जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका इंग्लिश तैयार हो जाएगा। इस सब्जेक्ट की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा आता है बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी। इसमें मेजरली बहुत सारे बच्चों को डाउट होने वाला है और बहुत सारे बच्चों को परेशानी आने वाली है। 40 नंबर का ये और 30 नंबर का ये होने वाला है। ठीक है, इतने ही सवाल आएंगे और इतने ही मिनट में ये करना होगा। फिर है कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें कुछ कंप्यूटर के सवाल पूछे जाएंगे, कुछ रीजनिंग सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको रीजनिंग भी यहाँ पर करना है। सिर्फ कंप्यूटर प्रैक्टिस करके मत जाइएगा, रीजनिंग भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कंप्यूटर पढ़ा और रीजनिंग के सवाल आ गए, फिर फंस जाएंगे, है ना। रीजनिंग भी प्रैक्टिस करनी है। 20 नंबर का आएगा। ओवरऑल 120 और 2 घंटे में हमें ये पेपर करना है। एक एक चीज करके, एक एक सब्जेक्ट करके हम डील कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद जो है उसी दिन, मतलब उसी टाइम जो है आपका डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है, जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर होगा। आधे घंटे में आपको लेटर और ऐसे लिखने को जो है बोला जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं अब हम सबसे पहले अपने बैंकिंग नॉलेज से। ठीक है, चलो, बैंकिंग नॉलेज आई एम श्योर आपको शायद डिफिकल्ट लगता हो, बहुत सारे बच्चों को लगेगा। बैंकिंग नॉलेज में हम क्या क्या सारी चीजें पढ़ते हैं। आपके बहुत सारे बेसल नॉर्म्स हैं, बैंकिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्ट्स होते हैं, आरबीआई हो गया, चाहे फेमा हो गया। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत अलग अलग सर्कुलर्स होते हैं। आरबीआई का सर्कुलर
गया, सेबी सर्कुलर हो गया जो आपको साइट पे डायरेक्टली मिल जाएगा। बहुत सारी अभी तो गाइडलाइंस भी बहुत सारी आने लग गई हैं, तो वो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ये सारा आपको बैंकिंग नॉलेज में कवर करना। कहाँ से कवर करना है? देखिए, आपको वो एक तो PYQ देखना पड़ेगा, जिससे आपको क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कैसे कैसे आ रहे हैं। बाकी अलग इनके जो है कोई एक सोर्स नहीं है, कोई ना तो कोई एक किताब है, ना कोई साइट है जो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। हर एक चीज के लिए आपको अलग अलग सोर्सेज जो है वो रेफर करने पड़ेंगे। जैसे RBI के लिए RBI आपको साइट रेफर करनी पड़ेगी, सेबी के लिए आपको सेबी का साइट रेफर करनी पड़ेगी। बाकी आप डेली करंट अफेयर से भी अटैच रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर ओरिएंटेड बहुत सारे सवाल आते हैं। स्टैटिक और करंट आपको दोनों साथ के साथ करना पड़ेगा। करंट अफेयर ओरिएंटेड आजकल सारे एग्जाम हो गए हैं, तो कोई भी चीज करंट में चल रही हो, बेसल नॉर्म से रिलेटेड, चाहे जितने भी हमारे एक्ट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, आपको करंट अफेयर से अपना अपडेटेड रहना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल हमारा ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है? अगर आपका ये, अब दो तरीके के बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं। या तो आपका ये पोर्शन स्ट्रांग है या आपका ये पोर्शन वीक है। अगर आपका स्ट्रांग है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वीक अगर आपका है तो मैं आपको सबसे पहले कहूंगी कि अभी से, यानी आज से ही, इस महीने के भी 5 दिन आप वेस्ट मत कीजिए। सबसे पहले आप बैंकिंग नॉलेज की तैयारी कीजिए। 2 रीजन है, एक तो आपका ये सब्जेक्ट वीक है और दूसरा ये हाईएस्ट वेटेज है। 40 नंबर आपका यहाँ से आने वाला है, ठीक है। उसमें भी आप करंट अफेयर्स पे जो है ज्यादा फोकस कीजिए, करंट अफेयर ओरिएंटेड ज्यादा सवाल आने वाले हैं। जो आपका वीक एरिया है उस पर ज्यादा फोकस आपको करना है। बैंकिंग नॉलेज अगर वीक है तो इसकी पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। इसका टारगेट रखिए आप कि जितना भी दिन में हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो। बट अगर आप टोटल 4 घंटे डिवोट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई को, ठीक है, टोटल 4 घंटे डिवोट कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2 घंटे तो जो है आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर को दीजिएगा। उस करंट अफेयर में आपका बैंकिंग नॉलेज के करंट अफेयर भी आएंगे और इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस के करंट अफेयर भी आएंगे, ठीक है। क्योंकि करंट अफेयर इन दोनों ही एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेक्स्ट एरिया है इकोनॉमी वाला, और इसके आगे जो एरिया है हमारा GA वाला, सारी चीजों में एक चीज कॉमन है, करंट अफेयर। तो जितना भी टाइम आप दे रहे हैं उसका आधा टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, जिसमें आपको ये सारे करंट अफेयर्स, ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं ये कवर हो जाएंगे। आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी रखनी है, ठीक है। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। बाकी अभी एक काम कीजिए, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है, जहां से भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्स आप फॉलो करते हैं, वहां से एक बार स्टैटिक पोर्शन अपना कंप्लीट कर लीजिए। कहीं से अगर आपको नोट्स मिल रहे हैं तो नोट्स बना के जो है रख लीजिए। अच्छा, नोट्स बना के भी नहीं, मुझे नहीं लगता अभी इतना टाइम है कि हमें नोट्स बनाने चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कहीं से नोट्स मिल जाए, उनको पढ़ लो और उनको रिवाइज कर लो और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अभी सिर्फ उतना समय है। अभी मत तो अखबार पढ़िएगा आप, ना आप नोट्स बनाइएगा। अभी 1 महीने में नोट्स नहीं बनाते हैं, 1 महीना जब रह जाए अखबार नहीं पढ़ते हैं। 1 महीने में सिर्फ कहीं से कंपाइल्ड नोट्स मिल जाएं, उनको पढ़ ले, उनको रिवाइज कर ले और MCQ प्रैक्टिस कर ले। इतना काम ही करना चाहिए, तभी एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा सब्जेक्ट पर चलते हैं, इकोनॉमी, जहां पर आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे WTO हो, IMF हो, ठीक है, यहां से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। RBI से कोई भी सवाल आ सकता है। RBI की ही मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वहां से भी सवाल आ सकता है। फिस्कल पॉलिसी सरकार की होती है। बहुत सारे PYQ में बहुत सारे सवाल आए भी हैं। इससे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था जहां पर मैंने आपके साथ PYQ भी डिस्कस किया है, यानी पीछे प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने डिस्कस किए थे, जहां पर सीधा सीधा जो है मॉनेटरी पॉलिसी से बहुत सारे, स्पेशली रेपो रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, यहां से काफी सारे सवाल जो हैं पूछे गए हैं। फिर बजट और सर्वे को हम कैसे भूल सकते हैं, बजट और सर्वे से भी काफी सारे सवाल आते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ट्रेड हो गया, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम पढ़ते हैं, ये सारे आपके इकोनॉमी का पोर्शन आते हैं। अगर आपने इससे पहले किसी एग्जाम की तैयारी की होगी, आई एम श्योर आपने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ी होंगी। अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ करंट में क्या चल रहा है इन सारी चीजों से रिलेटेड, उससे आपको अपडेटेड रहना है। यही आपको अभी करना है, यानी करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना है यहां पर भी। चलिए, अब तीसरे सब्जेक्ट पर चलते हैं, विच इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस ये मैं आपका लेने वाली हूं, ठीक है, जहां पर मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगी। करंट अफेयर्स में भी हम मेजरली 3 से 4 महीने पर ज्यादा फोकस करेंगे। 3 से 4 महीना, यानी अगर हमारा जनवरी में पेपर है तो दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने हैं जहां पर हम मेजर फोकस करने वाले हैं करंट अफेयर्स पर। अगर टाइम परमिट रहा और आप अगर कंफर्टेबल हैं, आपका सिलेबस हो गया, तो हम 5वें और 6ठे महीने का भी करंट अफेयर्स जरूर देखेंगे। बट ज्यादातर सवाल 3 से 4 महीने से ही आने वाले हैं, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस, जीके के जितने भी अपडेट्स हैं, करेंसीज, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, ये सारी चीजें, यानी जो स्टैटिक GA है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको
ये आपका हो गया मेजर सब्जेक्ट्स। तो जहां से हमने शुरू किया था, एक बार मैं वापस आ जाती हूँ, यहां से हमने शुरू किया था, इंग्लिश हम देख चुके हैं कैसे करना है, बैंकिंग नॉलेज हम देख चुके हैं, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी भी हम देख चुके हैं, और रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इसके जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे और जितना पीवाईक्यू मतलब प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको निकालिएगा और उन्हीं की डायरेक्टली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होगी, है ना। तो इंग्लिश और रीजनिंग के साथ तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। रही बात बैंकिंग नॉलेज और जीए इकोनॉमी के साथ, उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ साथ, ठीक है। ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब देखिए, अब हम मानकर चलते हैं कि आपके पास जो है अभी जो है इनिशियली 20 दिन है, 20 दिन यानी इस महीने के 5 दिन और अगले दिसंबर के जो है 15 दिन, वो मैंने 20 दिन टोटल करे हैं, यानी 15 दिसंबर तक आपके 20 दिन हो जाएंगे। इन 20 दिनों में आपको क्या करना है, अपना सबसे पहले जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आप कमजोर हैं, वो आइडेंटिफाई करो और उसमें मेहनत करो, उसका सिलेबस पहले कंप्लीट करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों का बैंकिंग नॉलेज जो है वो कमजोर होगा। बैंकिंग नॉलेज में भी 2 पोर्शन आते हैं, एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन है, यानी जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे जो हमारे एक्ट्स वगैरह हैं वो हम उसमें पढ़ते हैं, या फिर बहुत सारे जो है रूल्स कुछ हम जो है पढ़ते हैं, या फिर डेफिनेशंस पढ़ते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीजें जो हैं हम वो पढ़ते हैं। दूसरा है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो चेंज होती रहती है, तो बेसिकली आपको स्टैटिक और करंट दोनों यहां से करना होगा। स्टैटिक के अगर आपको कहीं से नोट्स मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ उनको रिवाइज करिएगा और बस उतना ही आपको काम करना है। करंट के भी कोशिश करो कि कहीं से नोट्स मिल जाए, मंथली मैगजीन मिल जाए, है ना, या फिर कोई डेली आपको करंट अफेयर्स कहीं से करवा रहा है, या कहीं से कंपाइल्ड पीडीएफ मिल रही है, उसको वहां से करंट अफेयर करो, क्योंकि अभी ना खुद करने का टाइम नहीं है कि आप खुद नोट बनाने लग जाओ, खुद साइट्स पे जा जाके नोट्स बना रहे हो, बहुत टाइम टेकिंग है, उतना समय नहीं है हमारे, है ना। तो ये सारा हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यानी 20 दिन में आपको पूरा सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर हमें करना है रिवीजन। अपना रिवीजन हमें 2 से 3 बार जरूर करना है। 2 से 3 बार मेरे को कैसे करना है, मान लो कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक का एक सबसे पहला रिवीजन उसी दिन या उससे अगले दिन आपका हो जाना चाहिए। आपने मान लो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है, आज कंप्लीट कर लिया, उस मॉनेटरी पॉलिसी को अगर आपने सुबह पढ़ा है तो रात को एक बार रिवाइज करके सो जाओ, खाना खाते खाते रिवाइज कर लो, ट्रैवल करते करते रिवाइज कर लो, है ना, या फिर अगले दिन सुबह सुबह उठ के उसको रिवाइज कर लो। पहला रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ा पढ़ा हमें ताजा ताजा याद रहता है, और उसके ऊपर जब हम पहला रिवीजन करते हैं तो वो और ज्यादा हमारा निखर जाता है, पॉलिश हो जाता है, अच्छे से हमें याद रह जाता है, ठीक है। दूसरा रिवीजन आप 1 हफ्ते बाद कर सकते हो, ठीक है, 1 हफ्ते बाद कर सकते हो, राइट। और तीसरा रिवीजन आप डेफिनेटली अपना जब आपका पेपर आने वाला हो उसके आसपास जो है तीसरा रिवीजन करिएगा। 3 रिवीजन जरूर दीजिएगा जो भी आप पढ़ते हैं उसका, ठीक है। सो जो उसके अगले 15 दिन होंगे, बेसिकली ये वाला जो टाइम होगा जहां पर हमारा 15 से 30 दिसंबर तक का समय होगा, उसमें हमें रिवीजन करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। अभी देखिए, अगर आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीटेड है या आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है कि आप एमसीक्यू अभी से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इन दिनों में भी यानी 15 दिसंबर तक भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, कोई हानि नहीं है उसमें, है ना। वो डिपेंड करता है, देखो अगर आपने हो सकता है कुछ भी ना पढ़ा हो तो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे, तो उसके लिए थोड़ा कंटेंट मतलब थोड़ी पढ़ाई तो चाहिए ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी खासी स्टेज में हैं, ठीक ठाक स्टेज में हैं कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप कर लो, वरना आप इन 15 से 30 दिसंबर वाले टाइम में एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दूसरी चीज, इस टाइम में यानी 15 दिसंबर तक आपको पीवाईक्यू जरूर प्रैक्टिस कर लेने हैं, सारे ही सब्जेक्ट के सारे ही क्वेश्चन आपको एक बार जरूरी देख लेने हैं। आज ही उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर उनको जो है कंपाइल करके एक जगह में, एक फोल्डर में रख लो कि ये मेरे सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं देख लूं एक बार कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ये आपको आज काम करना, ठीक है। चलिए, सो हमने जो है सारी चीजें समझ ली है, हमने रिवीजन समझ लिया है, हमने एक एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी समझ ली है, 1 महीने में मुझे कैसे रहना है वो मैंने समझ लिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइम टेबल जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि टाइम टेबल आई एम श्योर आप सभी वर्किंग हैं, तो टाइम टेबल वाली चीजें ना आप पर नहीं काम करेंगी, है ना। हो सकता है किसी के पास कितना टाइम हो, किसी के पास कितना टाइम हो, तो ना टाइम टेबल की जगह ना एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसको टाइम लाइन बोलते हैं। टाइम लाइन पता है क्या होता है? टाइम लाइन होता है कि डेली का टाइम टेबल नहीं पता मुझे, पर मेरे को ये पता है कि मुझे 1 हफ्ते में क्या करना है, ठीक है। अगले 1 हफ्ते में यानी 7 दिन में मुझे ये 7 चैप्टर्स पूरे करने हैं, मुझे ये पता है। अब मैं वो सैटरडे संडे बैठ के 7 चैप्टर पढ़ूं या फिर रोज 2-2 घंटा करके पढ़ूं, तो टाइम टेबल नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेनी है, टाइम लाइन बना लो, है ना। टाइम लाइन यानी
5 दिन का टारगेट ले लिया, 7 दिन का टारगेट ले लिया, 1 हफ्ते का टारगेट ले लिया, इस तरीके से टारगेट लेके चीज़ें जो हैं करना शुरू कर दीजिए अभी से। यही मेरी आपको एडवाइस रहेगी। तो यही हमारा ओवरऑल ये जो 1 महीने का हमारा था, जिसमें हमने 2 डिविजन्स कर लिए, ये एक 15 दिसंबर तक का और उसके बाद तक का। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, आपको सब क्लियर हो गया होगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम जो है यहाँ पर अभी नोट्स बनाने बैठे, अलग अलग वेबसाइट्स पे विजिट कर करके नोट्स बनाए, है ना। अगर हमें कहीं एक डेडिकेटेड कोर्स मिल जाता है जहाँ पर सारी पीडीएफ सारे ही कोर्सेज की मिल रही है मुझे, जहाँ पर मेरे को सारे करंट अफेयर्स करवाए जा रहे हैं, जहाँ पर मेरे को मंथली मैगजीन मिल रही है करंट अफेयर की, मेरा जॉब मैम, मेरे पास सिर्फ इतना टाइम है कि मैं वो, मेरे को कोई कंपाइल्ड सोर्स दे दे, मैं उसको बैठ के ना पढ़ लूँ और उसको रिवाइज कर लूँ और क्लास में ही एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाए। मेरे पास सिर्फ इतना टाइम है। तो हम आपको यही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इस बैच में, जो कि 1 दिसंबर को शुरू होने वाला है, SBI CBO। मैं आपको बता देती हूँ ये बैच आपको कहाँ पर मिलेगा। उससे पहले मैं आपको ना अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहती हूँ, पिंकी करंट अफेयर्स अड्डा 24/7। जब आप ये टेलीग्राम में सर्च करेंगे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मैं सारी ही जो डेली का करंट अफेयर पढ़ाती हूँ उसकी PDF यहाँ पर शेयर करती हूँ। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करना है, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज पर क्लिक करिएगा तो आपको ये बैच दिख जाएगा SBI CBO का, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे आपको सारा स्केड्यूल दिख जाएगा कि यहाँ पर जो है लिमिटेड सीट्स हैं, 1 तारीख को बैच शुरू हो रहा है, कौन कौन टीचर आपको पढ़ाने वाला है, उन टीचर का क्या क्या एक्सपर्टीज है, कौन कौन टीचर क्या क्या सब्जेक्ट लेगा, क्या क्या उनके टाइमिंग होने वाले हैं, सब कुछ इस बैच पे आपको दिख जाएगा। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी, कंपाइल्ड PDF मिल जाएगी, ताकि आपको सिर्फ रिविजन करने का जो है हेडेक रह जाए, बाकी हम सब करके देंगे आपके लिए, ठीक है। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए हमने एक स्पेशल कोड बनाया है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। वो कोड है Y674, ठीक है। इसको आप अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका 1% कम हो जाएगा जब आप अड्डा 24/7 के ऐप से एनरोल करेंगे Y674 कोड के साथ, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। एक और अच्छी बात यह है कि ये इंटरव्यू तक का बैच है, तो आपका एग्जाम भी यहीं से तैयार होगा और आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी इसी बैच के थ्रू होने वाली है। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी आप लोगों की मदद करके।